नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा नवम की अध्याय 3 अणु और परमाणु पर चर्चा करते हुए उस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आइए आज कुछ नई बातों के बारे में हम लोग सीखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। आज सबसे पहले आपको यौगिकों के अणु के बारे में समझना है कि यौगिक किस प्रकार से बनते हैं। तो समझिए कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ते हैं तो यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए, नीचे मैंने आप लोग के लिए लिख रखा है। एक यौगिक जल का सूत्र है H2O, अर्थात जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिले हुए हैं। तो जल में संयुक्त तत्व कौन कौन से पाए गए? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जब हम हाइड्रोजन के द्रव्यमान को परिकल्पना करेंगे और परिकलित करेंगे और ऑक्सीजन के द्रव्यमान को परिकलित करेंगे तो हम चार्ट से, जो कि पिछली कक्षाओं में आपको बताए गए हैं, उससे देखेंगे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1U होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16U होता है। तो इस प्रकार से जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे तो 1:8 आएगा। उसी प्रकार से आइए एक दूसरे अणु के बारे में चर्चा करते हैं, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु आपस में संयोग करके नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं। या यूँ कहें, नाइट्रोजन के 1 परमाणु हाइड्रोजन के 3 परमाणु आपस में मिलके अमोनिया के 1 अणु का निर्माण करते हैं। तो अमोनिया अणु में संयुक्त तत्व नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो जाएंगे और इनके द्रव्यमान का अनुपात 14:3 होगा। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र CO2 है, यह वही कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम अपनी सांस द्वारा छोड़ते हैं और पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि कार्बन के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में संयुक्त तत्व कार्बन और ऑक्सीजन होंगे और इनके द्रव्यमान का अनुपात 3:8 होगा। 3:8 कैसे है, इसको समझने के लिए हम कार्बन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान को निकालेंगे। आपको द्रव्यमान निकालना भी आगे के कक्षाओं में सिखाया जाएगी और आगे आने वाले वीडियो में भी मैं आपको द्रव्यमान निकालना सिखाऊंगा कि किस प्रकार से द्रव्यमान निकालते हैं। तो वहाँ से आप आसानी से इनके द्रव्यमान का अनुपात पता लगा सकते हैं। आइए एक बात पर चर्चा करें। जब ये परमाणु आपस में मिलके अणु का निर्माण करते हैं तो अणु या तो उदासीन हो जाएंगे या फिर उन पर कोई चार्ज आएगा। चार्ज कहने का अर्थात है उन पर आवेश आ जाता है। आवेश क्या है बच्चों? आपने देखा होगा कि सूखे बालों में जब कंघी करते हैं, उस कंघी को जब छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो कागज़ के टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा कंघी पर आवेश उत्पन्न होने के कारण हुआ। तो आइए यहाँ समझते हैं। आयन, अगर अणु उदासीन नहीं है तो उन अणुओं को हम आयन कहेंगे। अब ये आयन एक परमाणु या परमाणुओं के समूह होते हैं
जिस पर कुछ आवेश अवश्य उपस्थित रहता है। अगर आवेश उपस्थित नहीं रहेगा तो इन्हें अणु कहेंगे, अगर आवेश है तो ये आयन कहलाएंगे। आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। आगे जब परमाणु की संरचना बताऊंगा तब वहाँ पर आपको अच्छे से जानकारी होगी कि किस प्रकार से धन आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और किस प्रकार से ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण। अभी यहाँ पर आप समझिए कि कुछ आयन जो हैं धनावेशित होते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्युमिनियम आयन। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर सोडियम में 1+ है, पोटेशियम में 1+ है, इसलिए ये इनका आवेश +1 होगा, जबकि कैल्शियम में 2+ है तो इनका आवेश 2+ होगा। एल्युमिनियम का उसी प्रकार 3+ होगा। इसी प्रकार से ऋणावेशित आयन भी हैं, जैसे क्लोराइड आयन, सल्फाइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन। धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आपको इन सभी आयनों के नाम भी याद हो जाएंगे। और आयनों की चर्चा के बाद आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि आयन एक परमाणुक हो सकते हैं या बहुपरमाणुक हो सकते हैं, अर्थात आयन एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं या कई परमाणु मिलकर भी आयन बनाते हैं। अगर एक परमाणु आयन बनते हैं तो उसमें परमाणु के कण आवेशित होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, एल्युमिनियम आयन। यहाँ पर सारे के सारे एक परमाणु ही हैं जो आवेशित है। मैग्नीशियम एक परमाणु है, उस पर आवेश 2+ है। सोडियम भी एक परमाणु है, क्लोराइड भी एक परमाणु है, एल्युमिनियम भी एक परमाणु है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्लोराइड में 1- है, एल्युमिनियम में 3+ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आवेश अलग अलग होते हैं अलग अलग परमाणुओं पे। परंतु यदि एक से ज़्यादा परमाणु आपस में जुड़े होते हैं और वे आयन बनाते हैं तो उन्हें हम लोग बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। बहुपरमाणुक आयन आवेशित परमाणुओं का समूह होता है, जैसे यहाँ पर अमोनियम आयन, जिसमें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दो अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलके एक बहुपरमाणुक आयन बना रहे हैं और इस पर ओवरऑल चार्ज 1+ है। उसी प्रकार से कार्बोनेट आयन है। आप बता सकते हैं कि कार्बोनेट आयन में कौन कौन से तत्वों के परमाणु हैं, कोशिश कीजिए। यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है। उसी प्रकार से सल्फेट आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अमोनियम आयन में 1+ चार्ज है, कार्बोनेट आयन में 2- चार्ज है, सल्फेट आयन में 2- चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन में 1- चार्ज है। तो इस प्रकार से हम देख पाते हैं कि बहुपरमाणुक आयन भी ऋणावेशित भी हो सकते हैं, धनावेशित भी हो सकते हैं। एक परमाणुक आयन भी ऋणावेशित हो सकते हैं, धनावेशित हो सकते हैं। इस प्रकार से आयन दोनों प्रकार के ऋणावेशित भी और धनावेशित भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कुछ आयनिक यौगिक, उनके संघटक तत्व और उनके द्रव्यमान का क्या अनुपात है, इनको हम देखें। यह आपकी NCERT के बुक में दिया गया है, वहाँ से इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी कि कैल्शियम का एक परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में मिलके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहे हैं और इनके द्रव्यमान का अनुपात 5:2 है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आपको स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा चुका है।
पिछली कक्षाओं में आप स्थिर अनुपात के नियम पढ़ चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जिस स्रोत से भी हम प्राप्त करेंगे हमेशा उनमें कैल्शियम और ऑक्सीजन होगा और उनके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 5:2 होगा। उसी प्रकार से मैग्नीशियम सल्फाइड है। यहाँ पर आप देखिए, एक मैग्नीशियम का परमाणु और एक सल्फर का परमाणु आपस में मिलकर मैग्नीशियम सल्फाइड बना रहे हैं। इनका द्रव्यमान अनुपात 3:4 है। उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड, जिसमें कि एक सोडियम के परमाणु और एक क्लोरीन के परमाणु शामिल होते हैं, ये आपस में संयोग करके सोडियम क्लोराइड के एक यौगिक बनाते हैं। आपको पता है सोडियम क्लोराइड? जी हाँ, जो नमक हम खाने में यूज करते हैं उसी का नाम सोडियम क्लोराइड है, साधारण नमक जिसे हम कहते हैं। तो ये सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बने होते हैं। ये नमक हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर नमक ज़्यादा हो जाए तब भी दिक्कत वाली बात है, कम हो जाए तब भी। इसलिए हमेशा हमें नमक का उचित मात्रा में उपयोग करते रहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ हम रासायनिक सूत्र सीखते हैं कि इन यौगिकों को किस प्रकार से संकेत के रूप में लिखा जाए, क्योंकि शब्दों में लिखना कठिन है और बार बार शब्दों में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। आगे चल के हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो उन रासायनिक अभिक्रिया में शब्दों में लिखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अभी से हम रासायनिक सूत्र सीखते हैं ताकि आगे चलकर उन अभिक्रियाओं को हम रासायनिक सूत्र से निरूपित कर सकें। रासायनिक सूत्र क्या होते हैं? किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है, अर्थात उसका प्रतीक है, सिंबल है। जिस तरीके से हमारा अशोक चक्र एक सिंबल के रूप में है, उसी प्रकार से रासायनिक सूत्र में भी किसी भी अणु के, परमाणु के, तत्वों के संकेत के रूप में हम उसे लिखते हैं। तो अलग अलग परमाणुओं के संकेत आपने सीख चुके हैं, पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था आपको। यहाँ उन परमाणुओं के संयोग से बने अणुओं के रासायनिक सूत्र लिखते हैं। किसी भी यौगिक के रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। इनका ज्ञान होना चाहिए हमें। एक प्रतीक कि अलग अलग कौन कौन से परमाणु से वह बने हैं, उन परमाणुओं के प्रतीक क्या हैं, और दूसरी चीज़ है संयोजकता। संयोजकता बच्चों आपके लिए नई चीज़ है, आइए इस पे ज़रा चर्चा करते हैं। संयोजकता किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता कहलाती है, अर्थात वह तत्व किस प्रकार से दूसरे परमाणुओं से, एक परमाणु किस प्रकार से दूसरे परमाणुओं से संयोग करते हैं, इसको हम लोग संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता को उसके हाथ अथवा भुजा के रूप में भी विचार किया जा सकता है। जैसे मनुष्य के 2 हाथ हैं, तो आपसे पूछा जाए कि मनुष्य की संयोजकता कितनी है, तो आप 2 बोलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्टोपस की संयोजकता क्या है, तो पता है बच्चों आप लोग को ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं? याद करिए, ऑक्टोपस के 8 हाथ होते हैं, तो उसकी संयोजकता 8 हो जाएगी। गणेश भगवान को देखा होगा आपने, उनके कितने हाथ होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, 4 हाथ होते हैं, तो उनकी संयोजकता कही जाएगी तो 4 हो जाएगी। इस प्रकार से संयोजकता को हम साधारण रूप से यह समझ सकते हैं कि किसी भी परमाणु के कितने हाथ होते हैं, अर्थात वह कितने अन्य परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है। अब समझिए कि मनुष्य ऑक्टोपस के साथ अगर दोस्ती करे तो ऑक्टोपस के 8 हाथ और मनुष्य के 2 हाथ, तो मनुष्य अपने दोनों हाथ से ऑक्टोपस के 2 हाथों को पकड़ सकता है। इस प्रकार से एक ऑक्टोपस 4 मनुष्यों के साथ दोस्ती कर सकता है, अर्थात 4 मनुष्यों के
दोनों हाथों को वह पकड़ सकता है। ठीक इसी प्रकार की संयोजन क्षमता या संयोजकता परमाणुओं में भी पाई जाती है। हम आगे देखते हैं कि अलग अलग किस प्रकार से अलग अलग आयनों के क्या संयोजकता है। यहाँ पर बच्चों एक चार्ट मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये आपके कक्षा के किताब में भी है, इसे समझना है। देखिए बाएं साइड में लिखा हुआ है संयोजकता और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ये क्रम संख्या आप इसे मत समझिए, ये संयोजकता 1 है, अर्थात इस ग्रुप में जितने भी आयन हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, कॉपर 1 लिख के स्टार लिखा हुआ है, मतलब कि कॉपर के और भी अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग संयोजकता पाई जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब संयोजकता 2 है तो वहाँ पे भी कॉपर मौजूद है। तो सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर ये सारे धातु हैं और इनके संकेत आप बगल में लिखे हुए देख रहे हैं। और ध्यान दीजिए बच्चों कि सब के माथे पर 1+ का चार्ज है, 1 छिपा हुआ है, 1 हम लिखते नहीं हैं, तो सिर्फ प्लस भी लिखेंगे तो हमें समझना है कि वो 1+ है। इसी प्रकार से माइनस भी लिखेंगे तो समझना है कि वो 1- है। अगर 1 से ज़्यादा रहेगा, 2+ रहेगा या 3+ या 3- रहेगा, तब हम उसे निरूपित करेंगे, 1 को हम लिखेंगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सब अधातु हैं और इनके संकेत भी आपको लिखे गए हैं। इनकी संयोजकता भी 1 होती है। इसी प्रकार से कुछ बहुपरमाणुक आयन भी हैं जैसे अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन सभी की भी संयोजकता 1 होती है। संयोजकता 1 यह नहीं हमें बताती है कि उन पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। आइए इसी चार्ट में हम कुछ संयोजकता 2 जिनकी है उन पर चर्चा करें। यहाँ पर देखिए संयोजकता 2 वाले धातु हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारे धातु हैं। आयरन में स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब आयरन 2 संयोजकता को भी प्रदर्शित करता है और आयरन 3 संयोजकता को भी प्रदर्शित करता है। यह परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। उसी तरीके से अधात्विक तत्वों में हम देखते हैं तो ऑक्साइड और सल्फाइड ये 2 हैं, ये 2 संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। बहुपरमाणुक आयन में हम कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट इत्यादि ये सब 2 संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों आपको इस चार्ट को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और हमेशा ध्यान में रखना होगा। अंतिम में 3 संयोजकता वाले तत्व बहुत कम हैं, जैसे एल्युमिनियम है और आयरन है। तो इस प्रकार से इस चार्ट को आप बारीकी से अध्ययन कीजिए और बार बार इसे लिख के याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि संयोजकता जब आपको याद रहेगी तो आपको रासायनिक सूत्र लिखने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हुए बच्चों देखते हैं रासायनिक सूत्र लिखने के कुछ नियम हैं। इन नियमों को भी ध्यान में रखना है। संयोजकता और प्रतीक तो आपको याद रखना ही रखना है, साथ साथ सूत्र लिखते समय कुछ नियम को भी याद रखना है। पहला नियम है, जिस भी आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए, जिसका भी हम लिख रहे हैं तो उसकी संयोजकता या आवेश संतुलित होना चाहिए। मतलब कि सूत्र लिखने पर वह बराबर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, अर्थात उसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों संतुलित हो जाएंगे और वह विद्युत उदासीन हो जाएगा। दूसरा, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को
रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि धातुओं के प्रतीक को पहले लिखा जाता है और अधातुओं के प्रतीक को बाद में लिखा जाता है। जैसे आप उदाहरण स्वरूप देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ कैल्शियम धातु है और ऑक्सीजन अधातु, इसलिए हमने कैल्शियम के प्रतीक को पहले लिखा और ऑक्सीजन के प्रतीक को बाद में लिखा। उसी प्रकार से सोडियम क्लोराइड देखिए, आप यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सोडियम जो कि धातु है उसे पहले लिखा गया है, क्लोराइड को बाद में लिखा गया है। उसी प्रकार से आयरन सल्फाइड, आयरन यहाँ धातु है, सल्फर अधातु है। कॉपर ऑक्साइड, इसमें भी कॉपर धातु है और ऑक्सीजन अधातु है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भी रासायनिक सूत्र हम लिखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले धातुओं के प्रतीक लिखते हैं, उसके बाद अधातुओं के प्रतीक को लिखते हैं। अब बहुपरमाणुक आयनों द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयनों की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। अब यहाँ पर बहुपरमाणुक मतलब बहुत ज़्यादा परमाणु आपस में मिलकर यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। तो हम कैसे बताएं, उनको कैसे निरूपित करें? तो कुछ जो धातुओं के हैं परमाणु, उनके प्रतीक को पहले लिखेंगे और अधातुओं के प्रतीक को बाद में लिखेंगे। और अगर वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 2, 3, 4 इस तरह के संख्या में वो बार बार रिपीट हुए हैं, तो उनको ब्रैकेट में डाल के, कोष्ठक में डाल के उनके बाहर 2 लिख देते हैं, ताकि हमें पता चले कि वह 2 की संख्या में। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें मैग्नीशियम के 1 परमाणु और हाइड्रोक्साइड के 2 परमाणु के साथ संयोग कर रहे हैं। तो हाइड्रोक्साइड पहले से ही बहुपरमाणुक है, हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले हुए हैं। अब वो फिर से एक नए परमाणु मैग्नीशियम के साथ संयोग कर रहे हैं। तो ऑक्साइड को 2 ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ आके संयोग कर रहे हैं, इसलिए OH को हम ब्रैकेट में डाल के 2 लिख देते हैं। परंतु यदि बहुपरमाणुक आयन की संख्या 1 ही हो तो हमें कोष्ठक की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पर सोडियम के 1 परमाणु के साथ हाइड्रोक्साइड के 1 परमाणु संयोग कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सोडियम और हाइड्रोक्साइड के OH इन दोनों को लिखा, ना कि सोडियम और हाइड्रोक्साइड को ब्रैकेट में डाल के 1 लिखेंगे। ऐसा अगर लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा। इसलिए जब 1 है तो हमें कोष्ठक की आवश्यकता नहीं है, साधारण रूप से सोडियम और हाइड्रोक्साइड लिखेंगे OH। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ सरल यौगिकों के सूत्र हमें लिखने हैं। तो 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विआंगी यौगिक कहते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहे हैं, तो ये द्विआंगी यौगिक हो गए। अब इसी तरीके से कैल्शियम क्लोराइड ले लिए, तो यहाँ पर कैल्शियम और क्लोरीन आपस में संयोग कर रहे हैं, तो ये भी द्विआंगिक यौगिक हो गए। तो अलग अलग तत्वों के परमाणु जब आपस में संयोग कर रहे हैं तो उनको द्विआंगिक यौगिक कहते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संगठक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं और उसके पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करके अनुसूत्र लिखते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे। धन्यवाद।